Hello, good morning. I'm audible to you, beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Sharnath, Gangadhar, Manmat, Aditya, Sharnath again, Sangaratna, Rashmi, Sheetal, Shirsagar. Good morning to all, beta. Today we discuss next one aspect of this topic, that is abdomen of the cockroach. Because we already discussed thorax region in morphology of cockroach. Now we discuss the abdomen region. Okay, तो हमने जो थोरेक्स रीजन देखा था बेटा इसका, तो थोरेक्स रीजन के अंदर हमने क्या क्या देखा था बताओ मुझे। इसके बाद में हम एब्डोमेन के ऊपर फोकस करेंगे। कौन से स्ट्रक्चर हम देखे थे थोरेक्स रीजन के अंदर। वी डिस्कस व्हिच इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केस ऑफ Types of thorax region. thorax. Yes, types not better, that is segments. So your answer, which types or which segments are present in thorax region. कोणत्या thorax मधले सेगमेंट असतात. Prothorax, Yes, very good. Another one, mesothorax, mesothorax. metathorax. करेक्ट, वेरी गुड. और उसके बाद में हमने राइट राइट प्रोथोरैक्स मीन्स प्रीवियस सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट. ओके, मेसोथोरॅक्स मीन्स मिडल सेगमेंट आहे. सर्वात लास्ट म्हणजे मेटाथोरॅक्स. त्याच्यानंतर आपण त्याला अटॅचमेंट बघितली होती, कशाची, विंग्सची आणि लेग्सची. शॉर्ट मध्ये सांगू शकता का विंग्स बद्दल आणि लेग्स बद्दल कॉकरोचच्या कसं असतं स्ट्रक्चर, विंगचं स्ट्रक्चर कसं असतं आणि त्यानंतर मग लेग्सचं स्ट्रक्चर कसं असतं, हे दोन्ही सुद्धा डिस्कशन केलं होतं आपण कालच्या लेक्चर मध्ये. क्या बताया था मैंने विंग्स के बारे में. कोई भी बताओ मुझे इसका आंसर बेटा. बहुत किसी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको किया है कि हमने थोरैक्स रीजन के अंदर उसके साथ में जो अटैच होते हैं विंग्स, उसके बारे में देखा था. उसके बाद में हमने लेग्स के बारे में देखा था उसके, कॉकरोच के कैसे थे वो बता सकता है कोई, एनीबॉडी फॉर मी. कोई भी इसका आंसर दीजिए. Tegmina and hind wings. Yes, very good. Forewings are called as tegmina and hindwings are called as what, that is, sorry, hindwing hindwings म्हणतात, सॉरी दुसरं नाव नाहीये. पहिल्यांदा फोरविंग म्हणजे सर्वात स्टार्टिंगचे, त्यानंतर दुसऱ्या नंबरचे. फोरविंग्स आर अटॅच टू द मेसोथोरॅक्स एंड हिंडविंग्स आर अटैच टू द मेटाथोरैक्स. क्लियर. फोरविंग्स कैसे रहते हैं और हिंडविंग्स कैसे रहते हैं बता सकते हो कोई, कैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका. स्ट्रक्चर कसं असतं कोण सांगू शकेल. फोरविंगचं स्ट्रक्चर कसं असतं आणि हिंडविंगचं स्ट्रक्चर कसं असतं. फोरविंग जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हिंडविंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है. फोरविंग जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, थोड़े से ऑपेक टाइप के होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं हम उसको, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन. वो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन. वो प्रोटेक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं. और जब वो रेस्टिंग पोजिशन में होता है तो उसको कवर करते हैं उसके हिंडविंग्स को. क्लियर. उसके बाद में दूसरा वाला स्ट्रक्चर, सेकेंड वाला, दैट इज हिंडविंग्स. तो these structures are transparent structures and they are useful for the flight. त्याच्यानंतर आपण लेग्स बघितले होते कॉकरोचचे. कॉकरोचच्या लेग्स मध्ये जर आपण किती पेअर्स असतात कॉकरोचच्या लेगच्या, हाऊ मेनी पेअर्स ऑफ लेग्स आर प्रेझेंट इन केस ऑफ कॉकरोच and they are attached to which region of their body. How many pairs Three of pairs. legs are present? Yes, very good. And they are attached to which part? Correct. They are attached to which part? 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मगर हर एक पेयर की अटैचमेंट कौन सी एरिया में होती है. दे आर अटैच्ड टू First व्हिच pair पार्ट ऑफ देयर attached बॉडी. to prothorax. हाँ, यस, वेरी Second गुड. pair attached to
mesothorax. Third pair attached Correct? to metathorax. Yes, right. और how many segment are present in each leg? Five एक लेग segment. में, yes, tell me the names. करेक्ट है आपका, 5 सेगमेंट होते हैं उसके अंदर, एक लेग के अंदर। तो कौन से होते हैं बेटा वो पेयर्स, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, क्या क्या बोलते हैं उसको स्टार्टिंग से, शुरुआत स्टार्टिंग से। एक बार सिक्वेन्स चेंज झाला तर चालेल, फक्त त्याचं नाव सांगा मला. अगर आपका सीक्वेंस भी गलत हो गया तो नो प्रॉब्लम, मगर उसके सेगमेंट के सिर्फ नाम बताओ मुझे. देखो कोक्सा नाम का एक पार्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसके बाद में ट्रोकेंटर नाम का पार्ट बताया था आपको, उसके बाद में फीमर नाम का पार्ट बताया, उसके बाद में टिबिया नाम का पार्ट बताया, और सबसे लास्ट में टार्सस नाम का पार्ट बताया. और अगेन टार्सस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, that segments are called as the tarsomeres. Here means one leg of cockroach is divided into number of segments. In that number of segments, so totally 5 segments. Sorry, first one is the coxa, second one is the trochanter, third one is the femur, fourth one is the tibia, and last one is the tarsus. ये 5 सेगमेंट उसके अंदर होते हैं, और जो लास्ट वाला टार्सस नाम का पोर्शन होता है ये वाला, so this tarsus is again divided into number of small segments. That number of small segments are called as the tarsomeres. चलो आपण काय कन्सिडर करत असतो, टार्सोमियर्स कन्सिडर करत असतो. तो ये स्ट्रक्चर हमने उसके थोरैक्स रीजन का देखा था. अभी हम फोकस करने वाले हैं बेटा उसके एब्डोमेन के ऊपर, तीसरा पार्ट बॉडी का. पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था हेड के बारे में, उसके बाद में थोरैक्स के बारे में भी डिस्कस किया. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट एब्डोमेन. तो एब्डोमेन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसका. तो देखिए इसके एब्डोमिनल रीजन में यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल द एब्डोमेन. कुठून थोरॅक्स रिजनच्या ज्यावेळेस मेटाथोरॅक्स संपतं, मेटाथोरॅक्सच्या पुढच्या जेवढे काही सेगमेंट असतात ते सगळे सेगमेंट कशामध्ये असतात, ऑल सेगमेंट्स आर इंक्लूड अंडर द हेडिंग एब्डोमेन, वो एब्डोमेन के अंदर आते हैं. तो कितने सेगमेंट होते हैं इस एरिया में, टोटल 10 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया. याच्यामध्ये टोटल 10 सेगमेंट प्रेजेंट असतात. हे 10 सेगमेंट जे आहेत, देखो यहाँ से स्टार्टिंग होता है बेटा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9th नंबर का जो सेगमेंट होता है वो फ्यूज होता है 10 के साथ में. 9th नंबर का सेगमेंट 10 के साथ में फ्यूज होता है. ओके, 10 जरी असले तरी 9व्या नंबरचा सेगमेंट हा 10व्या सोबत फ्यूज झालेला असतो. आता याच्यामध्ये कसं स्ट्रक्चर असतं बघा, फिमेल आणि मेल मध्ये डिफरन्शिएशन कसं आहे ते. इन केस ऑफ द फीमेल, 7 बोट शेप्ड सेगमेंट प्रेजेंट होता है 7th नंबर का, और 8 9th नंबर का जो स्टेरना होता है फॉर्म अ ब्रॉड जेनिटल पाउच. यू नो स्टेरना, व्हाट इज स्टेरना? देखो इन केस ऑफ द फीमेल 7 सेगमेंट की जो बोट शेप्ड, वो 7th वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा बोट की तरह होता है. देखो एक्यूट एंड होता है उसका 7th वाला, हा वाला. हे बघा याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ते बोटच्या आकाराचा थोडंसं असं निमुळतं असल्यासारखं आहे बघा. इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सॉरी. तो ये बोट की टाइप, बोट की तरह दिख रहा है देखो यहाँ पे. और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बाद में जो 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, कौन से, 8th और 9th नंबर का स्टेरना. यू नो स्टेरना, और मैं स्टेरना, एनीबॉडी फ्रॉम यू, विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेरना? किसको बोलेंगे हम स्टेरना बेटा? स्टेरना मीन्स व्हाट? कोई भी इसका आंसर दीजिए मुझे. स्टेरना मीन्स व्हाट, किसको बोलेंगे हम स्टेरना? एक्झोस्केलेटनच्या प्लेटला आपण काय म्हटलं होतं, डॉर्सल साइडच्या आणि व्हेंट्रल साइडच्या? डॉर्सल साइड की जो प्लेट थी और वेंट्रल साइड की प्लेट थी, उसको हमने क्या बताया था, इसका नाम क्या बताया? सॉरी, मैंने आपको इसका, सभी को मालूम है एक्चुअली. एक्सोस्केलेटन कवर देयर बॉडी, द अपर वन कवरिंग is divided into small plates, as well as lower part is also divided into small segments, small plates. That plates are called as dorsal plates को क्या बोलते हैं हम, उसके बाद ventral plates को क्या बोलते हैं? क्या होगा डॉर्सल प्लेट और क्या होगा वेंट्रल प्लेट?
दुगन डॉर्सल में टर्जाइट सर। यस यस यस, वेरी गुड, डॉर्सल टर्गाइट्स होते हैं। और वेंट्रल कौन से होते हैं बेटा? स्टर्नाइट। यस करेक्ट, वेरी गुड, दैट इज टर्नाइट। अभी देखो, ये स्टेरना वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। स्टेरना वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये एक सेगमेंट आहे, कौन सा? 8वा आणि 9वा, मतलब ही सेपरेट सेपरेट कन्सिडर केलं बरं यांनी. तर 8व्या आणि 9व्या नंबरचा जो स्टेरना असतो, तो स्टेरना काय करत असतो? त्याच्यामध्ये ब्रूड पाउचचं फॉर्मेशन करतो, जिनायटल पाउच. क्या रोल होगा उस जिनाइटल पाउच का? दिस 8 एंड 9 सेगमेंट, ये 8 एंड 9 सेगमेंट जो होता है यहाँ पे एक ब्रूड पाउच को फॉर्म करता है, इसके बाद में इसको जेनेटल पाउच को फॉर्म करता है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जेनेटल पाउच और ब्रूड पाउच? The structure, that is the 8 and 9 segment, that is responsible for the formation of brood pouch. 8वां और 9वें नंबर का जो सेगमेंट होगा वो कंबाइन होके एक ब्रूड पाउच बनाता है, जेनेटल पाउच बनाता है. तो जेनेटल पाउच और ब्रूड पाउच का बेनिफिट क्या होगा? तो ये किसके अंदर पाया जाएगा? फीमेल के अंदर. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द मेल गैमेट एज वेल एज दे स्टोर देयर एग्स इनसाइड इट, ओहा इनसाइड इट. उसके अंदर वो उसके ओहा को स्टोर करता है. और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेल के जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट को रिसीव करने के लिए भी ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है. देखो ब्रूड पाउच का बेनिफिट क्या है. ब्रूड पाउच इज प्रेजेंट इन द 8 and 9 segment or 8 and 9 sterna of this area. They form the brood pouch or genital pouch, sorry. So that is responsible for storage of OHA as well as it is responsible for receiving the male gamete at the time of copulation. Copulation के टाइम पे मेल गैमेट को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. Another important thing is that it contains the female gonopores. काय असतं याच्यामध्ये? फिमेलचं गोनोपोर असतं. गोनोपोर मीन्स अ स्मॉल ओपनिंग विच इज प्रेझेंट इन दिस एरिया. त्या स्टेरनाच्या वर असणारी जी छोटीशी ओपनिंग असते, या ओपनिंगला आपण गोनोपोर कन्सिडर करत असतो. आणि ह्या फिमेल बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला आपण फिमेल गोनोपोर कन्सिडर करणार. गोनोपोर, गोनो मीन्स इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड पोर मीन्स अ स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर, पोर लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल गोनोपोर. उसको गोनोपोर कहा जाता है बेटा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अनदर वन स्ट्रक्चर, उसको दूसरा नाम दिया गया है, गोनोपोर भी बोलते हैं उसको, स्पर्मॅथिकल पोर्स भी बोलते हैं, कोलॅटरल. आणि त्याचे कोलॅटरल ग्लँड सुद्धा इथे बाजूला प्रेझेंट असतात मधल्या साईडला. स्पर्मॅथिकल पोर का? कारण की हे जे स्पर्मॅथिका नावाचा पार्ट जो असतो ना, हा पार्ट ऍक्च्युअली आपल्याला ह्या वर्ड नुसार काय वाटतं की दिस पार्ट इज प्रेझेंट इन द मेल बॉडी, बट दिस स्पर्मॅथिका इज नॉट प्रेझेंट इन द मेल बॉडी, इट इज प्रेझेंट इन द फीमेल बॉडी बेटा. क्या काम होगा स्पर्मैथिका का? व्हाट इज द रोल ऑफ दैट स्पर्मैथिका? Spermatheca is a very important structure which is present in the female reproductive system, not a male reproductive system. What is the actual role of this? क्या रोल परफॉर्म करेगा ये बता सकता हूँ कोई? That is responsible for which function? सिंपल सी बात है. देखो हमको क्या लगेगा कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Why this is called as spermatheca? Because they are responsible for receiving a male gamete at the time of copulation और storage of male gamete at the time of copulation. जब copulation होने होगा तो copulation होने के बाद जो मेल गैमेट होते हैं उनको रिसीव करके स्टोर करने की एबिलिटी इस स्पर्मैथिका के अंदर होती है. इसी की वजह से ऐसा ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बेटा, स्पर्मैथिका नाम का. तो इसके लिए भी वहां पे पोर प्रेजेंट होता है, उसके लिए भी ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस एरिया में. त्या एरियामध्ये याच्यासाठी सुद्धा ओपनिंग प्रेझेंट असते. आणि याच एरियामध्ये याच्यामध्ये काय असतात? कोलॅटरल ग्लँड्स प्रेझेंट असतात, बरोबर, वर नसतात, ते मधल्या साईडला असतात बॉडीच्या. दीज कोलॅटरल ग्लँड्स आर प्रेझेंट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ देयर बॉडी. उसके इंटरनल पार्ट में कौन से एरिया में? मगर 8 and 9 नंबर के पाउच में, 8 and 9 नंबर के सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर ये पाया जाएगा बेटा, कोलैटरल ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन दिस एरिया. ओके, अभी वो एक्चुअली कोलैटरल पार्ट, देखो ये तीनों जो पार्ट है, दीज सभी जो पार्ट है ये, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. जेनेटल पाउच, दैट इज द ब्रूड पाउच, फीमेल गोनोफोर, spermatical pores, collateral glands, etc. All of them are a structure of female reproductive system. ये सभी के सभी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर. क्लियर?
अभी देखो यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये है देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल कॉकरोच हमारा, और यहाँ पे देखो हर एक पार्ट का क्यूएशन कैसा दिया गया है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। ये थोरैक्स रीजन जो कि इसमें लेग्स को अटैच किया है, उसके बाद में यहाँ से निकलता देखो एब्डोमेन रीजन, उसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर देखो 6 नंबर का सेगमेंट, 7 नंबर का, 8 और 9 नंबर का और 10 नंबर का सेगमेंट। तो ये 9 और 10 जो होते हैं एक दूसरे को फ्यूज होते हैं देखो बेटा, और इसमें दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से 8 और 9 की कॉम्बिनेशन की वजह से एक ब्रू पाउच बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे वैसे ही दिखाया गया, थोड़ा सा अलग देखो, वेंट्रल साइड कैसी है, डोर्सल साइड कैसी है। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। दिस इज द डोर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, और ये अगर हमने लैटरल साइड से देखा तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसको, क्योंकि यहाँ से एनल सर्कस निकल रहा है 10 नंबर के सेगमेंट से। उसके बाद में यहाँ से 9 नंबर का सेगमेंट यहाँ पे है देखो, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल आणि एनल सर्कस। तुम्हाला माहित आहे मेल कॅन्डिडेट मध्ये फक्त एनल स्टाइल प्रेझेंट असते, फिमेल कॅन्डिडेट मध्ये एनल स्टाइल प्रेझेंट नसते। ओके, ये फीमेल का स्ट्रक्चर, ये जो है मेल का स्ट्रक्चर था, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है देखो। ये वेंट्रल साइड कैसी होती है, उसके बाद में लैटरल साइड कैसी होती है, डॉर्सल साइड कैसी होती है। तो ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ इसको, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन इसका आपको बताया है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। देखो देखो मेल कैसा है, जब हम उसको डॉर्सल साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा लास्ट का पार्ट, उसको वेंट्रल साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा हमको, और जो हम जो उसको लैटरल साइड से ऑब्जर्व किए साइड एंगल से, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमको मेल कैंडिडेट में। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट के अंदर भी डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड और दिस वन इज अ लैटरल साइड, ये तीनों पार्ट होते हैं उसके बॉडी के। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी देखिए मेल के अंदर, फीमेल के अंदर का डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया, अभी मेल के अंदर का डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पे। तो इन केस ऑफ द मेल कैंडिडेट, जेनिटल पाउच lie at the hind end of the abdomen, bounded dorsally by the 9th and 10th sterna and ventrally by the 9th sterna. याचं थोडं वेगळं आहे बघा मेल कॉकरोच, कुठं प्रेझेंट आहे आता जेनिटल पाउच, इसका जो जेनिटल पाउच होता है वो, जो अगर हमने डॉर्सल साइड से देखा तो उसके किसके अंदर बाउंड होता है, वो 9th और 10th नंबर के टर्गा के अंदर बाउंड होता है। वरच्या साईडला अशा प्रकारे प्लेस केलेला असेल 9th नंबरचा आणि 10th नंबरचा टर्गावरून प्लेस केलेला असेल, आणि वेंट्रली फक्त एकच स्टेर्नम त्याला कव्हर करत असतं। कौन सा स्टेर्नम उसको कवर करता है, ओनली अ 9th स्टेर्नम। 9th. देखो यस, डॉर्सल साइड से 2 स्टेर्नम कवर कर रहे हो उसको, कौन से 9th नंबर का और 10th नंबर का, मगर वेंट्रल साइड से सिर्फ एक ही स्टेर्नम उसको कवर करता है, दैट इज 9th नंबर सेगमेंट, 9th नंबर स्टेर्नम। सॉरी, आपण ऑलरेडी तुम्हाला हे सांगितलं डॉर्सल स्टेर्नम टर्गेट वगैरे, तर फक्त ह्या दोन्हीच्या मध्ये बाउंड केलेला असतो, ह्या अशा प्रकारचे प्लेसिंग असतं बघा त्याचं। वरच्या साईडला 2 टर्गा 9th नंबरचा आणि 10th नंबरचा, आणि खालच्या साईडला एकच स्टेर्नम फक्त, आणि या दोघांच्या मध्ये या ठिकाणी मेलचा जेनेटल पाउच प्रेझेंट असतो, एकदम लास्टला या ठिकाणी यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये सबसे लास्ट में होता है मेल के अंदर। ओके, यहाँ पे होता है देखो जेनेटल पाउच ऑफ द मेल कैंडिडेट, ये यहाँ पे इस एरिया में होता है जेनेटल पाउच। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल के गैमेट रिलीज की जाएंगे, मेल के कुछ ग्लैंड जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, दे आर आल्सो लोकेटेड इन दिस एरिया, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा। अभी देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा, इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल नील जेनेटल पोर, दैट इज गोनोपोर, एंड गोनापोफाइसिस। अभी सभी का डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं आपको क्या क्या होता है ये स्ट्रक्चर। तो डॉर्सल एनस, उसका जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड का होता है, डॉर्सल साइड को होता है, जो उसके एक्सक्रीटरी मैटर को बॉडी के बाहर, यस 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 आदित्य बेटा, ये देखो हमारे कॉकरोच का डिस्क्रिप्शन जो है ना, मार्फोलॉजी फर्स्ट वन पॉइंट, कॉकरोच देखो, कॉकरोच के अंदर जो स्टार्टिंग के पॉइंट से देखो, पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद में उसका मार्फोलॉजी है। ओके, इतना डिटेल में हमारे बुक में नहीं दिया गया है, मगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, सभी पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं इसके अंदर की, जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं कल के लेक्चर में भी, आज के, और जो भी पहला लेक्चर हुआ था हमारा, सभी के अंदर जब हमने देखा था तो पूरा डिस्क्रिप्शन हमको इसलिए पढ़ाई करना है इसके बारे में, तो इतना डिटेल में नहीं भी दिया होगा तो भी
आपको पढ़ना है, क्योंकि नीट के लिए एग्जाम के ऊपर फोकस करने के लिए आपको ये सभी पॉइंट आने चाहिए। क्लियर? तो देखो, ये जो पॉइंट है एक्चुअली इट कंटेन, क्या क्या होता है इसके अंदर, डॉर्सल साइड को एनएस प्रेझेंट होती है। जनरली एनएस कोणत्या साइडला प्रेझेंट असायला पाहिजे, की वेंट्रल साइडला। मतलब कॉकरोच का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर, उस कॉकरोच के बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, यस शुभांगी करेक्ट बेटा, पेज नंबर और होगा। अगर कॉकरोच का जो पार्ट स्टार्ट होता है वहां पे ये है, देखो मतलब इतना डिटेल में नहीं, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। देखो, तो डॉर्सल साइड को एनएस प्रेजेंट है, जो कि एक्सक्रीटरी मैटर को बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए इसेंशियल होता है। ये पार्ट छोटा सा पोर होता है। एक्चुअली वेरियस ऑर्गेनिज्म में एनएस जो होती है वो वेंट्रल साइड को प्रेजेंट होती है, मगर ये कॉकरोच जैसा एनिमल है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो एनएस नाम का पार्ट होता है वो वेंट्रल साइड को, सॉरी डॉर्सल साइड को प्रेजेंट होता है। उसके बाद में मेल कैंडिडेट के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, स्पेशली जेनाइटल पोर, दैट इज गोनोपोर एंड गोनोफाइसिस। जेनाइटल पोर तो आपको मालूम होगा क्या होता है जेनाइटल पोर, व्हाट इज मीन बाय जेनाइटल पोर, एनीबॉडी फॉर मी? जेनाइटल पोर मींस व्हाट, किसको बोलेंगे जेनाइटल पोर? सेम अभी जो मेल मैंने फीमेल कैंडिडेट के अंदर बताया वही सेम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा हम वर्ड। व्हाट इज रोल ऑफ जेनाइटल पोर? व्हाट इज द रोल ऑफ जेनाइटल पोर इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जेनाइटल पोर का रोल क्या होगा, गोनोपोर का रोल क्या होगा? गोनोपोर मीन्स जेनाइटल पोर। हाँ, हसबुले, शुभांगी, संगरत्न, बस बताइए, गंगाधर, क्या होता है बेटा इसका रोल? दे दैट स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर गैमेट इन द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। इस जेनेटिल पोर के द्वारा इसके जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करने के लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर मेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, दैट पोर इज कॉल्ड द गोनोपोर्स, उसको गोनोपोर बोलते हैं बेटा। यस यस, ओके स्नेहल, देखो जेनेटल पोर, उसके बाद में गोनोफाइसिस। गोनोफाइसिस मींस व्हाट? दीज आर द सपोर्टिव स्ट्रक्चर व्हिच इज एसेंशियल फॉर द कॉपुलेशन पर्पस। सपोर्टिव स्ट्रक्चर, सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? जो सपोर्ट का काम करेंगे। जब समझो कॉपुलेशन होता है, copulation means interaction between the male and female can intercourse, that is called the copulation. At the time of copulation, this structure, that is gonapophysis, is responsible for their support only. होल्ड करने के लिए, फीमेल की बॉडी को होल्ड करने के लिए ये gonapophysis नाम का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज सपोर्टिव स्ट्रक्चर ओनली, दे कैन नॉट प्ले एनी रोल इन द अदर रोल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फक्त सपोर्ट करतो तो, कसा सपोर्ट करतो की gonapophysis जे असतात ते ऍट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन फिमेल बॉडीला होल्ड करण्यासाठी इसेन्शियल असतं। दे आर इसेन्शियल फॉर होल्डिंग अ फिमेल बॉडी। तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल कैंडिडेट। ये मेल कैंडिडेट का वेंट्रल साइड का स्ट्रक्चर है बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल कैंडिडेट। तो यहाँ पे ऐसे सेगमेंट्स है। सबसे लास्ट में ये देखो एनल सर्कस है, एनल स्टाइल है, दोनों भी पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, एनल स्टाइल एज वेल एज एनल सर्कस। एनल सर्कस भी प्रेजेंट है, एनल स्टाइल भी प्रेजेंट है। ओके, इसकी वजह से ये कैंडिडेट जो है कौन सा कैंडिडेट है? दिस वन इज द मेल कैंडिडेट। और ये तो स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि सेम डायग्राम रिपीट हो गई यहाँ पे। दिस इज सेम डायग्राम, मेल के अंदर की, फीमेल के अंदर की। लास्ट वाला एरिया से दिया गया है यहाँ पे, 6 नंबर का सेगमेंट, 7वें नंबर का, 8वें, 9वें और 10वें नंबर का सेगमेंट। ये 4-5 सेगमेंट। हाँ बोलो बेटा। ते पुन्हा सांगा ना जेनिटल पोरचं. जेनेटल पोर पुन्हा सांगायचं का? ओके हो. Genital pore means a opening beta, that is a opening which is present on the ventral side of the male candidate. Male candidate में उसके ventral side में ये present होती है छोटी सी opening, जिसका काम क्या होता है? That is responsible for transportation of their male gamete inside the female body at the time of copulation. Copulation के टाइम पे वो क्या करता है कि मेल के अंदर की जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स, उसको रिलीज करता है। किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर।
So this is actual role of this gonopore. Gonopore means a small opening only. This is the openings. गोनोपोर इसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा. उनके अंदर का फीमेल के अंदर का गोनोपोर क्या करेगा, वो मेल गैमेट को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और ये वाला जो जेनेटल पोर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर मेल गैमेट इन द फीमेल बॉडी. जब भी कॉपुलेशन होगा तो कॉपुलेशन के टाइम पे ये इसको रिलीज करेगा मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर. और ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है ना गोनापोफाइसिस नाम का, ये सिर्फ सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं. सपोर्टिव कैसे, जब समझो कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल बॉडी को होल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. These structures are responsible for holding female body at the time of copulation. Clear? समझ लो का बेटा? Your doubt is clear or not? Yes, sir. Okay. दुसरं कोणाचं तरी डाऊट होता आहे बघा, काही प्रॉब्लेम लक्षात आला का? हा समजला का डाऊट? काय क्लिअर झाला का? सॉरी, हा पॉइंट जो होता तो क्लिअर झाला का? येस सर. ओके. सर ते गोनोफोसिस चे एक सांगा ना. गोनोफोसिस. Gonopophysis means a supportive structure. That supportive structure is responsible for holding a female body at the time of copulation. हे फक्त सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर असतात. आणि हे सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर काय करतात माहिती आहे, ज्यावेळेस तो मेल कॅन्डिडेट काय करतो की गॅमेट रिलीज करतो फिमेल बॉडीमध्ये, त्यावेळेस त्या ठिकाणी फिमेल बॉडीला होल्ड करण्यासाठी हे आवश्यक असतात गोनोपोफायसिस नावाचं स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये एक सुडोपेनिस नावाचं स्ट्रक्चर असतं बघा गोनोपोफायसिस मध्ये. इट इज अ सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर दॅट इज नॉट युजफुल फॉर द कॉपुलेशन पर्पज, बट इट इज अ सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर ओनली. म्हणजे फक्त ऍडिशनल स्ट्रक्चर जे होल्ड करण्यासाठी आवश्यक असतं फिमेल बॉडीला ऍट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन के टाइम पे. क्लिअर? Yes, फक्त sir. सपोर्टिव्ह sir. स्ट्रक्चर. ओके ओके. त्याच्यानंतर आता आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करायचा बेटा. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन पॉइंट. अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो देखिए, इन बोथ सेक्सेस टेंथ सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सर्काई. इन टेंथ सेगमेंट both of the sexes, male as well as female candidates, having anal cerci. This one is anal cerci. ये वाला जो कैंडिडेट है, कोई भी फिर मेल हो या फीमेल हो, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी 10th नंबर का जो सेगमेंट पाया जाता है, इसके अंदर एनल सर्काई नाम का स्ट्रक्चर होता है. एनल सर्काई, जॉइंटेड एनल सर्काई, एक दूसरे के साथ जॉइंट अटैच जैसे दिखते हैं, देखो नेक्स्ट की तरह वो भी. तो इसका रोल मैंने कल ही बताया था आपको. क्या रोल बताया था इसका? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एनल सर्कस, एनल सर्काई? They are responsible for which function? क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे बेटा? Capturing the vibration sound. Yes, yes, very good. Correct. That is responsible for checking ground vibration, capturing the ground vibration. वो ग्राउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो दोनों भी कैंडिडेट में प्रेजेंट है, मेल कैंडिडेट के अंदर भी प्रेजेंट है और फीमेल कैंडिडेट के अंदर भी प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे ये वाला ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं दैट वी कॉल्ड एज द एनल सर्काई और एनल सर्कस. सिंगल आणि डबल. ओके, सिंगलला सर्कस म्हणणार आणि डबलला पण सर्काई कन्सिडर करणार. सिंगलला प्युअर. हा बोल बेटा. सर तुम्ही म्हणाला होतात ना ते फक्त मेल गॅमेट मध्येच असतं एनल सर्काई. एनल स्टाईल असते बेटा फक्त मेल कॅन्डिडेट मध्ये. एनल सर्कस दोन्ही केस मध्ये असते, मेल मध्ये सुद्धा असते, फिमेल मध्ये सुद्धा असते. बट एनल स्टाईल नावाचा जो पार्ट दिसत आहे ना, हा वाला, हा फक्त मेल कॅन्डिडेट मध्ये प्रेझेंट असतो, हा फिमेल कॅन्डिडेट मध्ये अब्सेंट असतो. दॅट इज प्रेझेंट इन केस ऑफ दी मेल कॅन्डिडेट ओनली, इन केस ऑफ द फिमेल कॅन्डिडेट इज अब्सेंट. समजलं का? फक्त तुला कन्फ्युजन झालं एनल स्टाईल मध्ये आणि एनल सर्कस मध्ये. एनल सर्कस वेगळं आणि एनल स्टाईल वेगळं. Anal circus is present in both sexes, that is the male candidate as well as female candidate, and that is responsible for the checking ground vibration. But anal style is present in case of the male candidate and it is absent in case of female candidate. Male candidate मध्ये present असतं, female candidate मध्ये absent असतं. कोणतं? anal style नाव structure. Okay. Male bears a pair of short thread-like structures that we call the anal style. Male मध्ये anal styles present असतात. शॉर्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू एनल सर्कस. एनल सर्कस के साथ में इसको अगर हमने कंपेयर किया तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है बेटा हमको. दिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा वाला स्ट्रक्चर देखिए. व्हेन वी कंपेयर विथ दिस दैट इज एनल सर्कस, थ्रेड लाइक होता है, शॉर्ट पेयर्स होते हैं.
और मेल कैंडिडेट के अंदर ही पाया जाता है, नॉट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अभी दोबारा से यहाँ पे डायग्राम रिपीट हो गया है कॉकरोच का, तो वही सेम डायग्राम है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। इसके कंपाउंड आइज, इसका हेड रीजन, इसको हम प्रोनोटोम कंसीडर करते हैं। दिस प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये तीन स्ट्रक्चर है। देखो प्रोथोरैक्स को प्रोथोरैक्सिक लेग से अटैच है, मेसोथोरैक्स को मेसोथोरैक्सिक लेग अटैच है, मेटाथोरैक्स को मेटाथोरैक्सिक लेग अटैच है। उसके बाद में ये जो है दिस इज द फोर विंग्स, ये इस साइड को, इस साइड को, जो कि उसके मेसोथोरैक्स को अटैच होते हैं, उसको टेगमिना भी कहा जाता है। कॉम्पैक्ट होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है, दीज आर द हिंड विंग्स इन द कॉकरोच, they are present, they are attached to the metathorax, they are transparent, okay, transparent असतात ते, and they are useful for the flight, and even these are useful for the protection only. हे फक्त प्रोटेक्शन साठी आवश्यक असतात, हे फ्लाइट साठी इसेंशियल असतात. नाउ दीज आर द एब्डोमिनल सेगमेंट्स. एब्डोमिनल सेगमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से स्टार्ट होते हैं. कब? मेटाथोरैक्स के बाद में. तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरे, इनको हम एब्डोमिनल सेगमेंट बोलते हैं. इन एब्डोमिनल सेगमेंट्स में सबसे लास्ट वाले जो सेगमेंट होते हैं, 7वें नंबर का, 8वें नंबर का, 9वें नंबर का या 10वें नंबर का, इसके अंदर मेल हो या फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल की. वो कुछ इसके स्ट्रक्चर एक्सटर्नल होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं. क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट both male and female candidate having anal circus, and these anal circus are useful for the checking ground vibration. Another one structure which is present in only male candidate, that is anal style, but it is absent of the female candidate. वो female candidate के अंदर absent होती है. Clear? Okay. मंगेश, okay बेटा, चलो. तो डिफरेंसेस अभी देखो, मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंसेस हमको डिफरेंशिएट करना है मेल और फीमेल के अंदर. तो कौन से डिफरेंसेस है देखो इसके अंदर, मेल और फीमेल के अंदर. स्पेशली when we compare between the male and female candidate, that time female is larger in size, female is smaller in size. हमने एक फाइलम देखा था बेटा एनिमल किंगडम के अंदर, उसके अंदर फीमेल कैंडिडेट लॉन्ग था, बड़ा था, और फीमेल कैंडिडेट छोटा सा. वो कौन सा फाइलम था बताओ मुझे? कौन से फाइलम के अंदर मेल कैंडिडेट साइज में बड़ा था, सॉरी फीमेल कैंडिडेट साइज में बड़ा था और मेल कैंडिडेट छोटा था? कोणते एक्झाम्पल होतं ते ज्याच्यामध्ये मेल कॅन्डिडेट साइज में छोटा होता आणि फीमेल कॅन्डिडेट नाही नाही अर्थोम. अर्थोम हा हर्माफ्रोडाइट असतो, दॅट इज हर्माफ्रोडाइट. मीन्स मेल आणि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल्स, त्याच्यामध्ये असतात. बट एक फाइलम हमने ऐसा देखा था जिसके अंदर वो यस 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 राइट. कौन से एलिमेंट बेटा? करेक्ट है, कौन से एलिमेंट? यस करेक्ट, दैट इज Ascalepius. Nematodes. In case of the nematodes, their male candidate is short as compared to female candidate. Female candidate च्या तुलनेमध्ये मेल कॅन्डिडेट साइज में कमी होता, छोटा होता. तो आस्कॅरिस असेल, त्यानंतर उचेरिया असेल, ओके, त्यांच्यामध्ये. त्याच्यानंतर इथं कसं आहे, इथं थोडं वेगळं आहे आर्थ्रोपोड्स के अंदर. कॉकरोच का जो स्ट्रक्चर है, इसमें मेल इज लार्जर इन साइज एंड फीमेल इज स्मॉलर इन साइज. Another difference between the male and female candidate, wings extend beyond the tip of the abdomen. Okay, इसके जो wings होते हैं वो कहां तक जाते हैं? उसके abdomen तक जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एकदम टिप तक जाते हैं, एकदम एंडिंग तक जाते हैं. मगर इसके अंदर फीमेल के अंदर क्या होता है कि डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द abdomen. म्हणजे पूर्णला पूर्ण एरिया कव्हर करते मेल कॅन्डिडेट मध्ये, एकदम टिप पॉइंट पर्यंत, एंडिंगच्या पॉइंट पर्यंत जाते विंग्सला, विंग्स. मात्र फीमेल कॅन्डिडेट मध्ये हे एंडिंग पर्यंत जाऊ शकत नाही. They do not extend beyond the tip of the abdomen. Abdomen की टिप तक नहीं जाएगा उस फीमेल कैंडिडेट के अंदर, मगर मेल कैंडिडेट के अंदर जाएगा. कहां तक जाएगा? उसके टिप रीजन तक जाएगा. इस लास्ट वाला पार्ट जो होता है वहां तक वो ट्रांसफर होता है बेटा. दिस ट्रांसफर अप टू टिप ऑफ द abdomen. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेल कैंडिडेट के अंदर दे आर हैविंग अ नैरो abdomen, बट इन केस ऑफ द फीमेल कैंडिडेट दे आर हैविंग अ ब्रॉड abdomen. अब्डोमिनल एरिया मध्ये सुद्धा डिफरन्स आहे बघा. मेल कॅन्डिडेट जर असेल तर त्याच्यामधला अब्डोमिन नॅरो असतो, असं निमुळता असल्यासारखं असतो, अशा प्रकारचा असतो बघा. हे अशा प्रकारचा आहे, याला म्हणतात नॅरो अब्डोमिन.
आणि जर ती फिमेल कॅन्डिडेट असेल तर फिमेल कॅन्डिडेट मध्ये त्यांचा जो अब्डोमेन असतो थोडा ब्रॉड असल्यासारखा असतो, एक्सटेंड झाल्यासारखा वाटतो आपल्याला थोडासा. सेकंडरी ग्रुप जास्त असलं तर ते असते. दे आर हॅव्हिंग द broad abdomen, but in case of the male candidate, they are having the narrow abdomen. Another difference between the male candidate and female candidate. In case of the male candidate, anal style is present, and here female candidate anal style is absent. Another one structure that is a brood pouch. यहाँ पे absent होता है बेटा मेल कैंडिडेट के अंदर, क्योंकि उसको ओहा को स्टोर करना नहीं होता है. उसके बाद में जो मेल गैमेट रिसीव होते हैं उसको भी स्टोर करना नहीं होता है. इसकी वजह से मेल कैंडिडेट के अंदर ब्रूड पाउच नाम का स्ट्रक्चर absent होगा. But in case of the female candidate, this brood pouch is present. बघा, brood pouch नावाचं स्ट्रक्चर मेल कॅन्डिडेट मध्ये absent असतं, but it is present in the female candidate. brood pouch is present in of the female candidate. female candidate के अंदर ये present होता है. Okay, so these are some differences between the male and female candidate. On the basis of this, we differentiate between male and female. इसके बेसिस पे हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग चेक कर सकते हैं, बेटा देख सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं उसको. ओके, तो दिस इज द मार्फोलॉजी ऑफ अ कॉकरोच. एनी डाउट रिगार्डिंग मार्फोलॉजी? इफ एनी डाउट रिगार्डिंग मार्फोलॉजी देन आस्क. ओके, चलो, तो पूरा मार्फोलॉजी हमने देख लिया. अभी हम जाएंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. और उससे पहले किसी को अगर कुछ डाउट है मॉर्फोलॉजी के बारे में तो बता दीजिए बेटा. इफ यू हैव एनी डाउट, सिंगल डाउट रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉकरोच, देन आस्क. आणि एक दुसरी स्पेसिस सुद्धा आहे बरोबर याची, जी कॉमन आहे कॉकरोचची. मी तुम्हाला 2 स्पेसिस सांगितल्या होत्या. 2 स्पेसिस मध्ये कोणती कोणती स्पेसिस सांगितली होती कॉकरोचची? मैंने आपको 2 स्पेसिस बताए थे. देखो कॉकरोच के कौन से स्पेसिस बताए थे बेटा? मैंने आपको कॉकरोच के 2 स्पीसीज बताए थे. वी डिस्कस 2 स्पीसीज ऑफ कॉकरोच इन इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 2 स्पीसीज देखे थे कॉकरोच की. कौन से बताए थे मैंने आपको, बताओ मुझे. Prairie Planeta Americana. करेक्ट, वेरी गुड. पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, करेक्ट. पेरी प्लैनेटा इज अ जीनस. यस, ब्लैटा ओरिएंटालिस, करेक्ट. Peri Planeta Americana, and second one is the Blatta orientalis. Okay, these are 2 important species of cockroach found in the world. सगळ्यात जास्त जर कोणत्या स्पीसीज आढळत असतील तर 2 आढळतात. आणि दुसरी एक कॉमन स्पीसीज आहे बघा, तिचं नाव आहे ब्लॅटा जर्मेनिका. ब्लॅटा जर्मेनिका. का नाव पडलं असेल ब्लॅटा जर्मेनिका तिला? Why that species is called Blatta जर्मेनिका? क्यों कहा गया होगा उसको जर्मेनिका? उसको जर्मेनिका क्यों कहा गया होगा, क्या रीजन होगा है उसके पीछे? देखो कॉकरोच के Everywhere present in cockroach. यस यस यस, फर्स्ट वन करेक्ट है. एवरीवेयर ब्लैटा नहीं, जर्मेनिका है बेटा. ब्लैटा ओरिएंटालिस प्रेजेंट एवरीवेयर. This is found in Germany. Yes, yes, very good. Blatta germanica. This species is found in case of Germany. Origin from Germany. जर्मनी के अंदर इसका ओरिजिन है, जिसकी वजह से उसको जर्मेनिका कहा गया है. ओके, जैसे हमने एक पहली स्पीसीज देखी थी, कौन सी? फर्स्ट वन स्पीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा. किसका नाम था क्या? पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना. पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना. तो ये स्पीसीज हमको कहाँ मिली थी? पहले साउथ अमेरिका में, मैक्सिको में उसका ओरिजिन है. मेक्सिको. उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना. आणि तिसरं जे नाव सांगितलं होतं मी तुम्हाला, ब्लॅटा ओरिएंटालिस. तो ये जो स्पीसीज होती है ये वर्ल्ड वाइड आहे. कुठेही आढळणार ही स्पीसीज तुम्हाला. ओके, दिस इज वर्ल्ड वाइड स्पीसीज. इट इज फाउंड एवरीवेयर. That's why that is called the orientalis, Blatta orientalis. These are the different species which is found in the world. वर्ल्ड के अंदर पाए जाने वाले ये 3
डिफरेंट स्पीशीज है। उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था बेटा, क्या क्या क्लासिफिकेशन बता सकते हो मुझे, स्टार्टिंग से बताओ। क्लासिफिकेशन देखा था हमने इसका, सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या सिस्टमैटिक पोजीशन बता सकेंगे आप मुझे? फाइलम, Omnivorous, Arthropoda. arthropoda, यस करेक्ट, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वन, omnipresent, यस ओमनीप्रेजेंट, दैट इज ओमनीप्रेजेंट, करेक्ट करेक्ट, class ये insecta, ओमनीप्रेजेंट। यस, क्लास जो है इसका वो है इंसेक्टा। त्याच्यानंतर तिसरं काय घेतलं होतं आपण? 2 pair इसका wings जीनस, and 3 pair legs. यस यस करेक्ट, इसका हर एक का हमने इसका स्ट्रैटेजी बताई थी क्या क्या होती है इसकी। जीनस कौन सा लिया था? पेरीप्लैनेटा। Periplaneta genus and species is Americana. Species. यस यस करेक्ट, दैट इज। अब ये क्लासिफिकेशन याद रखवा। अमेरिकाना। आता इथं ब्लॅटा ओरिएंटलिस सुद्धा घेता येते आपल्याला, काही प्रॉब्लेम नाही, ब्लॅटा ओरिएंटलिस घेऊ शकतो आपण, त्यानंतर ब्लॅटा जर्मिनाका घेऊ शकतो। वाय दे आर इंक्लूडिंग द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसका रीजन भी देखा था हमने, क्यों इंक्लूड करते हैं हम इसको आर्थ्रोपोडा के अंदर। सिंपल सी बात है, वाई दे आर इंक्लूडिंग द आर्थ्रोपोड। Joint appendages. यस करेक्ट, जॉइंटेड अपेंडेजेस, उसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उसकी वजह से हम इसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में क्लास में आपने बताया जो करेक्ट है आपका, क्लास इंसेक्टा के अंदर क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि उसके अंदर 2 पेयर विंग्स के होते हैं और 3 पेयर किसके होते हैं? लेग्स के होते हैं, उसकी वजह से उसको हम पेरीप्लैनेटा के अंदर, सॉरी इंसेक्टा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तिसरं रिजन सांगतो मी तुम्हाला, पेरीप्लॅनेटामध्ये काय इंक्लूड करतो आपण त्याला, कारण याचे विंग्स जे असतात ना, विंग्स, ते विंग्स कसे असतात? स्ट्रेट असतात बेटा। उसके ऊपर के जो लाइनिंग्स होते हैं वो कैसे होते? पैरेलल होते हैं। They are in the parallel linings as well as their wings are straight. That's why that is including the genus Periplaneta. This is genus, आणि त्याच्याबरोबर हा नॉक्टर्नल आहे. This is नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? क्योंकि वो रात के टाइम पे एक्टिव रहता है, इसकी वजह से उसको नॉक्टर्नल बोलते हैं। It is cursorial also. Cursorial means what? You have any idea regarding cursorial? Cursorial किसे कहा जाता है? What is the cursorial? Cursorial. Cursorial means they are the fast runners. They are the fast runners. जमीन के ऊपर बहुत देखा, छोटा सा एनिमल होता है मगर कितनी फास्ट में रन करता है जमीन के ऊपर से, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल्ड कर्सोरियल। उसको कर्सोरियल नेचर बोलते बेटा। दैट नेचर इज कॉल्ड कर्सोरियल नेचर। जमीन के ऊपर से अच्छी तरह से भाग सकता है, रन कर सकता है, इसी की बेसिस पे हम इसको क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल्ड कर्सोरियल। कर्सोरियल सुद्धा आपण त्याला म्हणत असतो। त्याबरोबर इट इज ओमनी प्रेझेंट एज वेल एज ओमनीवोरस। Omnivorous, Yes, omnipresent and omnivorous. Omnipresent म्हणजे present everywhere, and omnivorous means they feed on each and every matter. That is a matter from the plant origin as well as animal origin. दोन्ही प्रकारच्या मॅटरला खाऊ शकतो तो। कार्निवोरस नेचर सुद्धा आहे ना, हार्बिवोरस सुद्धा आहे, म्हणून त्याला आपण काय कन्सिडर करायचं? दैट वी कॉल द ओमनिवोरस। इसको ओमनिवोरस नेचर बोलते बेटा। ओके, तो दीज आर सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऑफ द कॉकरोच। उसके बाद में हमने मॉर्फोलॉजी के ऊपर फोकस किया। मॉर्फोलॉजी में हमने पहले थोरैक्स रीजन देखा, थोरैक्स रीजन में सॉरी हेड रीजन देखा, हेड के बाद में थोरैक्स देखा, और थोरैक्स के बाद में सबसे लास्ट में हमने क्या देखा? एब्डोमेन के बारे में देखा। क्लियर? जब इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हुआ तो उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे बेटा। तो कल के लेक्चर में हमको क्या डिस्कस करना है? वी डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की डाइजेस्टिव सिस्टम हमको डिस्कस करना है। कौन से पार्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, फोरगट किसे बोलते हैं, मिडगट किसे बोलते हैं, हिंडगट किसे बोलते हैं, फिर फोरगट के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, उसका वर्क क्या होता है,
फिर उसके बाद मिडगट के अंदर कौन से पार्ट होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, और सबसे लास्ट में हिंडगट के अंदर कौन से पार्ट होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। मींस देयर एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फोरगट किसे बोलेंगे, व्हाट इज फोरगट? फोरगट मींस व्हाट? बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, फिर कल ही हमको स्टार्ट करना है ये पॉइंट। यस यस, ट्रॉपिकल एरिया, करेक्ट, दे आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल एरिया, स्नेहल करेक्ट है, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है ये। ओके, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन जो होता है ना वहां पे पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। देखो फोरगट क्यों बोलेंगे इसको, व्हाई इज कॉल्ड फोरगट? एलिमेंटरी कैनाल का पहिला जो पार्ट होता है फोरगट म्हणजे सुरुवातीचा, स्टार्टिंगचा, त्याला आपण फोरगट कन्सिडर करणार। मिडगट मीन्स मिडल वाला पोर्शन एलिमेंटरी कैनाल का, उसको मिडगट कंसिडर करेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है एलिमेंटरी कैनाल को का, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल द हिंडगट। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, तो कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर देखेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप होते बेटा। ओके, हा राईट बेटा, स्नेहल ते पॉइंट राहिला होता आपला, ऑलरेडी आपण डिस्कस केला होता मागच्या लेक्चर मध्ये, फक्त आता पुन्हा रिपीट करायचा राहिला होता। ट्रॉपिकल एरिया मध्ये प्रेझेंट असतात ते, करेक्ट है, योर आंसर इज करेक्ट, योर कमेंट इज करेक्ट, सॉरी। तो अभी मैं उसका सिर्फ दोबारा से रिपीटेशन रह गया था, मगर जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम देखा था हमने वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम बेटा यहाँ पे स्टॉप होते हैं। अगर किसी को कुछ Thank you, प्रॉब्लम sir. है तो कल के लेक्चर में, यस, वेलकम बेटा।